नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं, हम चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर राजेश चड्डा जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबान। नमस्कार। तो सबसे पहला हमारा एक सवाल, हर हम जो भी यहाँ पे मेहमान आते हैं उनसे पूछते हैं कि उनकी एक हर किसी की एक डिफरेंट जर्नी होती है इस आर्ट फील्ड के लिए। आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? आपका जन्म कहाँ हुआ? आपने स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ की? फिर आप इस फील्ड में कैसे आए? मेरा जन्म हुआ फिलौर पंजाब में, लुधियाना के पास एक छोटी सी जगह है जी। जहाँ महाराजा रंजीत सिंह का एक किला है सतलुज के किनारे। जी। और वहां पे अब एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल चलता है। वहां पे मेरी जॉइंट फैमिली, मेरे फादर, 9 ब्रदर सिस्टर्स। उस घर में 1961 जनवरी में मेरा बर्थ हुआ। ओके। और प्राइमरी एजुकेशन मैंने स्कूलिंग शुरू करी शायद गिद्दड़बा से। मेरे फादर पोस्टेड थे वहाँ। ओके। ये एक पंजाब में छोटा सा शहर हुआ करता था। और फिर वहां से श्रीनगर में थर्ड से लेकर फिफ्थ तक मेरी स्कूलिंग हुई। CMS टिंडल बिस्को लाल चौक में स्कूल है, बहुत अच्छा, बहुत फेमस स्कूल रहा है। ओके। आज भी बहुत प्रेस्टिजियस और फेमस स्कूल है। तो उस समय क्या स्थिति थी वहां पे लाल चौक पे? बहुत नॉर्मल। ओके। नहीं हम पैदल, हम वजीर बाग में रहा करते थे। हमारे घर से शायद हमारा स्कूल 15 मिनट वॉकिंग पे रहा होगा। और ओके। हम रोज वॉकिंग से जाते थे अकेले, हाँ। थर्ड से लेकर सिक्स तक। ओके। आसपास के कुछ बच्चे थे वो मिल जाते थे, हाँ तो हाँ। कोई ऐसी बात नजर नहीं आती थी, सब मिलजुल के रहते थे। हमारे लैंडलॉर्ड एक कश्मीरी पंडित थे। हम्म। और हमारे पड़ोस में कुछ मुस्लिम फैमिलीज थी, और हमारा उन सबसे बड़ा प्यार था। और एक बहुत खास बात थी, तब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे। जी। और जो वो लड़कियां थी हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमसे बड़ी थी, 17 18 20 साल की। तो वो सब राजेश खन्ना की बहुत फैन हुआ करती थी। ओके। और हम सब मिलके खेलते थे एक दूसरे के घरों में। हाँ, एक चीज थी, जब उनके वहाँ शादी वगैरह होती थी तो उनका मीट कुकिंग का एक अलग सिस्टम, भेड़ और वो रहता था। तो जी। वो हमें क्योंकि वो 4 5 लोग एक परात में बैठ के खाना खाते हैं बारात में भी, तो वो समझते थे शायद हम उस तरह से नहीं खाएंगे उनके साथ बैठ के। तो हम्म। वो मीट अनकुक्ड हमारे पास भेज देते थे कि आप अपने टेस्ट से कुक करके बनाइए। ओके। लेकिन एक इन्वॉल्वमेंट और एक भाईचारा रहता था। हम्म। अच्छा। मेरे बेस्ट। आपकी स्कूलिंग के बाद फिर श्रीनगर से आप लोग मूव हुए? फिर हम चंडीगढ़ आ गए 71 में। ठीक है। और तब से प्राइमरीली चंडीगढ़ में ही है। तो हाँ। यहाँ पे DAV स्कूल और DAV कॉलेज में हमने पढ़ाई करी। और कुछ समय बताया पंजाब यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। ओके। और उसके बाद मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया एज कैरियर। हाँ। तो आपका आर्ट के प्रति जो एक रुझान है या झुकाव है वो कब से ये हुआ? सिक्स में जब मैंने DAV स्कूल चंडीगढ़ लाहौर से जो शिफ्ट होके यहाँ आया था, बहुत पुराना स्कूल है, जी। उसमें जब ज्वाइन किया तो वहाँ हमारे एक आर्ट टीचर थे, वर्मा जी, TR वर्मा। ओके। वो हमें आर्ट सिखाते थे और मेरा काफी इंटरेस्ट था। और मैं स्केचेस और लाइव जो भी हमसे वो जग मग और उस तरह की चीजें बनवाया करते अच्छा, थे। एक एक सवाल, ये जैसे आप आर्ट कलेक्ट करते हैं या कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसके पीछे भी कोई ना कोई स्टोरी जरूर होगी, वो भी हम जानना चाहेंगे। स्टोरी ये है कि मेरी वाइफ गुनीता, डॉक्टर गुनीता चड्डा, वो जब PhD शुरू कर रहे थे तो मैं दिल्ली में था। ओके। वो यहाँ चंडीगढ़ में थी। तो जब उन्होंने अपना सब्जेक्ट चूज किया, वो कंटेम्प्रेरी वुमेन आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, तो उसमें उनको शॉर्टलिस्ट उन्होंने किया। अर्पणा कौर को, देन ईला मैनन शायद, प्रोबेबली, देन परमजीत जी की वाइफ। अच्छा, जो बुक बुक आर्टिस्ट। नहीं, नो, नॉट ऑफ द बुक, हर PhD ओके। एंड ऑल द टॉप आर्टिस्ट।
6-7 of them were in दिल्ली। तो उनको चंडीगढ़ से दिल्ली आना पड़ता था, और दिल्ली में ट्रैवलिंग इतनी इजी नहीं है किसी के घर जाना हो या किसी से मिलने, तो मुझे छुट्टी लेके उसके साथ जाना पड़ता था। तो जब हम दोनों इकट्ठे जाते थे तो मेरी उन सब से अच्छी जान पहचान और एक फैमिली, एक बॉन्डिंग हो गई अच्छी। बॉन्डिंग हो गई। अर्पणा जी से तो बहुत ज्यादा, वो बहुत प्यार करती है, और आजकल उनकी तबीयत सुना है ठीक नहीं है। गॉड ब्लेस हर विद लॉन्ग लाइफ एंड हेल्दी लाइफ। उन्होंने अपने स्टूडियो तक भी मुझे बैठने दिया, अपने काम देखने दिए, अपने घर की कविताओं की जो गोष्ठियां होती थी उनमें बुलाती थी। ओके। सभी से, कविता नैयर से बहुत प्यार है। एक फैमिली, उन्होंने अपने स्टूडियो में बुलाया, अपनी सारी मशीन्स दिखाई, लंच कराए, यू नो जी। इस तरह से। परमजीत जी के भी घर गए, फिर हम अनुपम सूद से बहुत प्यार हुआ, इस तरह से सबसे मिले। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ अराउंड 2000 के आसपास की। ओके। या उससे साल दो पहले या उसके आसपास की। लगभग 20 साल 22 साल तो हो गए होंगे। हाँ, 24 साल के करीब शायद हो गए। तो वहां पे अर्पणा की कुछ पेंटिंग्स देखी मैंने, और फिर वो, और उनको काम करते हुए भी देखा, और इन सब लोगों से मिलकर मेरा काम करने का मन हुआ फिर से। और फिर मैंने ये सोचा कि यार मैं तो अब इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ कि मैं कैनवस पे ऑयल पेंटिंग करूं, लेकिन मैं पेंटिंग करना चाहता था। जी। तो मैंने ढूंढा कि क्या कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर है जिसपे मैं पेंटिंग बना सकता हूँ। ओके। हालांकि मैंने कंप्यूटर किसी से सीखा नहीं है, सेल्फ ट्रायल से ही करता हूँ। तो पेंट एक बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर हुआ करता था माइक्रोसॉफ्ट में, जो उसके बेसिक कैरेक्टर्स में आता था, जो मतलब वर्ड है या एक्सेल है, वैसे पेंट भी आता था। तो मैंने पेंट पे पेंटिंग बनानी शुरू करी, और उस पे मैंने 4 पेंटिंग्स बनाई। ओके। मुझे ये नहीं पता था कि वो पेंटिंग्स को प्रिंट आउट कैसे लूं। तो मेरी एक फ्रेंड है हिना, दिल्ली में, हिना सोडी, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। उनकी मदर इन लॉ भी मेरी फ्रेंड और रमी प्लेयर रही है मेरे साथ। उनके घर आया भी है। तो उससे मैंने पूछा, तो शी टोल्ड मी कि आजकल डिजिटल प्रिंटर्स है जहां से आप ये डिजिटल प्रिंटिंग कर सकते। तो मैंने वो A4 पे चारों का प्रिंट लिया, और एक दिन अपने साथ रख के अर्पणा जी के घर चले गए, जब हमें किसी मीटिंग के लिए या उनसे इंटरेक्शन के लिए जाना था। तो वहां मैंने उनको वो दिखाए चारों। 2 में तो उन्होंने 7 में से 10 नंबर दिए मुझे, और 2 में 9/10 नंबर दिए। ओके। So that encouraged me, and it made me think that if an artist like Arpana Kaur is giving me 9 out of 10, तो मुझे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने वो कंटिन्यू किया, और मैंने 42 पेंटिंग्स बनाई कोरल में। ओके। उसके बाद मैंने वो कोरल को एक्सपोज किया इंटरनेट पे, उसको फाइंड आउट किया, एक ट्रायल किया, और मैंने 42 छोटी पेंटिंग्स A4 साइज में बनाई और फ्रेम कराई। ओके। तो फिर मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था उस पेंटिंग्स को एग्जिबिट करने का, मेरा भी मन कर रहा था। तो चंडीगढ़ म्यूजियम में जो उस वक्त डायरेक्टर थे, वो एक दिन मुझे मेरी वो पेंटिंग्स प्रिंट कराते हुए डिजिटल पे मिल गए। वो भी कुछ लेटर्स वगैरह या डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कराने आए थे। तो वहां बातें करते करते मैंने कहा, जी देखो, नए आर्टिस्ट को कोई चांस नहीं देता एग्जिबिट करने का। तो उन्होंने कहा कि आप अच्छा ऐसा करो, 4-6 पेंटिंग लेके मेरे पास म्यूजियम में किसी दिन आना, I will see your work and then I'll see if we can exhibit them in the museum. Okay. मैंने कहा जी ठीक है। तब तक मैं कुछ बड़े साइज भी बना चुका था, तो मैं वो छोटे वाले साइज ही लेके गया उनके पास, और उनको वो पेंटिंग्स पसंद आई। उन्होंने कहा दिस इज वेरी न्यू एंड डिफरेंट।
जी। तब इंडिया में कोई भी कंप्यूटर पेंटिंग नहीं करता था। ओके, ये कोई भी यूज 2002 या 2003 की बात है। ओके। और उन्होंने मुझे अप्रैल 2004 में पेंटिंग एग्जीबिशन लगाने के लिए टाइम दे दिया गवर्नमेंट म्यूजियम में। वाह। तो मैंने 42 पेंटिंग्स की सोलो एग्जीबिशन लगाई म्यूजियम में, ओके। चंडीगढ़ म्यूजियम में। और मैंने गवर्नमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखा, उन्होंने मेरा म्यूजियम स्पॉन्सर कर दिया, तो मेरी कोई कॉस्ट नहीं आई एग्जीबिशन लगाने के लिए। हाँ हाँ। जब मैंने वो एग्जीबिशन लगाई तो तब प्रेस और लोकल मीडिया ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत कवरेज दी। आई फेल्ट लाइक कि मैं एक सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हो गया हूँ। और बहुत सारे लोग विजिट करने आए, कुछ दोस्त भी और कुछ अननोन भी। और उनमें कुछ अननोन आईएएस ऑफिसर्स भी आए, और उन्होंने मेरी बुक में बड़े अच्छे रिमार्क्स लिखे, अपना टेलीफोन नंबर दिया और कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। वाह। और उस एग्जीबिशन के बाद मेरे 4-6 नए दोस्त ऐसे बने जो बड़ी सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशंस पे थे, और बहुत अच्छे पोइट्स और क्रिटिक्स और पढ़े लिखे लोग थे। ओके। तो उन लोगों के साथ मीटिंग करके, मिलके, पार्टी करके, डिस्कशन करके मेरा विजन और बड़ा हुआ, खुला। तो अब मैंने अपनी जब वो पहली सक्सेस टेस्ट कर ली, तो अगले साल फिर मैंने एग्जीबिशन लगाई 72 पेंटिंग्स के साथ, जो अब बड़े साइज में और कैनवस पे थी, ओके। जो मैंने दिल्ली से प्रिंट कराई, और मेरा काफी खर्चा आया। और उस एग्जीबिशन में फिर हमने गवर्नर को बुलाया एग्जीबिशन ओपन के लिए। इनॉग्रेट करने के लिए। वो भी आए, वहां मैंने बच्चों को साथ में बिठाया, ईडब्ल्यूएस बच्चों को, कोई 28-30 बच्चे थे, उनको कलर्स और पोस्टर्स और सब लेके दिया। उन्होंने वहीं लाइव पेंटिंग करी मेरी पेंटिंग्स को देख के, एंड फ्यू ऑफ देम कॉपीड माय पेंटिंग्स। और गवर्नर साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया, और हमने टॉप 5 बच्चों की जो पेंटिंग्स थी उनको गवर्नर जी के हाथ से प्राइज भी दिलाए। ओके। तो ये मेरा एक शुरू से रहा है कि जब भी जहां भी मुझे मौका मिलता है, तो मैं अपने बच्चों को जो ईडब्ल्यूएस है या जिनकी हम मदद करते हैं, मेरी एक संस्था है समर्पित, जो हमने 2004 में रजिस्टर कराई थी, और मेरे फादर पहले चेयरमैन बने थे उसके। ओके। तो वो सक्सेसफुली हम अभी तक चला रहे हैं, संस्था, और बच्चों की मदद करते हैं। तो उस एग्जीबिशन के बाद एनकरेजमेंट और मिली, मैं दिल्ली गया, ललित कला एकेडमी में कुछ पेंटिंग देख रहा था, तो मुझे वहां एक लेडी मिली, वो भी घूम रही थी, तो हम बातें करने लगे, तो पता चला वो बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर कलकत्ता की क्यूरेटर है। ओके। 2004-5 की बात, 4-5 की बात, 5 की होगी शायद ये बात। जी आप थोड़ा पीछे होते, थोड़ा सा पीछे। तो उन्होंने चंडीगढ़ आना था, लकीली जी। उनके ब्रदर रहते थे यहाँ, तो और मुझे भी चंडीगढ़ आना था एग्जीबिशन के बाद। ओके। तो हम दोनों ने साथ में ट्रेवल किया। जब हम ट्रेवल कर रहे थे मेरी गाड़ी में, तो मैंने उनको, अर्चना दी को बोला कि अर्चना दी, आप चंडीगढ़ तो आ रहे हो, वैसे कभी मुझे मौका नहीं मिलेगा आपको अपनी पेंटिंग्स दिखाने का, तो क्यों नहीं आप जब हम चंडीगढ़ पहुंचते हैं तो 10-15 मिनट मुझे दे दीजिए और मेरी कुछ पेंटिंग्स देख लीजिए। ओके। और उसके बाद आप अपने ब्रदर के पास जा सकते हैं, या मैं छोड़ दूंगा या वो लेने आ जाएंगे। तो उन्होंने एग्री कर लिया। ओके। जब हम घर आए, गुनीता से मिले, चाय पी, फिर हमने वो पेंटिंग्स दिखाई उनको। जब उन्होंने वो पेंटिंग्स देखी, तो उनका पहला जो रिमार्क था मेरे लिए, मुझे आज भी याद है, कि पगले हाथ में ब्रश क्यों नहीं उठा लेता। वाह। छोड़ सारे काम और ब्रश उठा ले। अब मैं और भी एनकरेज हुआ। मैंने कहा लेकिन फायदा क्या, चंडीगढ़ में एग्जिबिट करता हूँ, कुछ बिकता बिकाता तो है नहीं। तो कह रहे आप कलकत्ता आओ एग्जीबिशन लगाने। मैं कहा मुझे कौन सी अच्छी सी गैलरी वहां पे टाइम देने वाली है। कह रहे आप मुझे एक रिक्वेस्ट लेटर दो, मैं वापस जाके आपको बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर में एग्जीबिशन लगाने की गैलरी और डेट्स बता दूं।
वाह, मैंने उसी वक्त उनको लिख के बाय हैंड एक एप्लीकेशन पकड़ा दी। सही। दिस इज हाउ लक। ये होता है ना, ये एक डेस्टिनी जैसा। आपको वहाँ एग्जीबिशन देखने में वो मिली, फिर उनको भी हाँ, चंडीगढ़ आना था, और ये सारी चीजें एक तय होती हैं। वो हम मुझे ऐसा लगता है ना, हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर हमें आगे का रास्ता दिखता है। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप जिस राह पे चलने की कोशिश करने लगते हो, बिल्कुल, उससे एसोसिएटेड लोग आपको मिलने लगते हैं। मिलने लगते हैं, बिल्कुल। और फिर वो जो कायनात सब आपको उस तरफ लेके ले जा। जाती है, मदद की तरफ। तो ये कायनात की सारी चीजें हैं, भगवान की मर्जी। तो उन्होंने वापस जाके मुझे बिरला एकेडमी में 7 दिन की एग्जीबिशन का जो स्लॉट वो देते हैं, या 5 दिन का जी, वो दिया। उनकी गैलरी वो बहुत बड़ी, लंबी 6-7 स्टोरी की बिल्डिंग है। जी। उनकी फर्स्ट गैलरी इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, सेकंड गैलरी इज ऑन द सेकंड फ्लोर। तो शक्ति बर्मन वाज एग्जिबिटिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर, आई वाज एग्जिबिटिंग ऑन द सेकंड फ्लोर। वाह, मैं और पुनीता जॉइंट एग्जीबिशन लेके गए वहां। हम 72 या 74 पेंटिंग्स लेके गए थे वहां पे। जी, एंड आई हैव वंडरफुल मेमोरीज। व्हाट आई लाइक द बेस्ट इज कि वहाँ एग्जीबिशन का टाइम 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक है, या शाम के 8 बजे तक। ओके। और 10 से 5 नहीं है, हाँ, हाँ, विच इज अ वंडरफुल आइडिया एंड थिंक कि लोग अपना काम करके ऑफिस के बाद रोज आ सकते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ जब ऑफिस बंद होता है तो गैलरी भी बंद हो जाती है। बिल्कुल। तो और वहां पे मैंने एक चीज और देखी कि कलकत्ता में फैमिलीज वुड कम टुगेदर, छोटे बच्चों को भी लेके। सभी लोग आते हैं। हाँ, पीपल लव आर्ट बिल्कुल। and I had wonderful experience with the artist also there. All the artists came of their own. They loved my work. तो मतलब मैंने ये पहली बार ही होते हुए देखा अपने साथ कि एग्जीबिशन की इनॉग्रेशन से पहले कुछ लोग आ गए। हाँ। उन्होंने कहा जी हमें 5:30 की गाड़ी पकड़नी है, हम आपकी एग्जीबिशन देखना चाहते हैं। ओके। मैंने कहा अच्छा, इनॉग्रेशन तो हुई नहीं, आप रिबन से अंदर चले जाइए। वो अंदर गए, उन्होंने घूमा, वापस आए, कह रहे जी वो जो पेंटिंग वहां लगी है, आज हमारे ऑफिस में हमारे सीनियर मैनेजर की रिटायरमेंट है, उनको हमको गिफ्ट करनी है, तो वो पेंटिंग हमें दे दो। मैंने कहा इनॉग्रेशन ही नहीं हुई, पेंटिंग कहाँ से भेज दो? वो तो जगह खाली हो जाएगी, मेरे पास तो और पेंटिंग भी नहीं है, जितनी लाए हूँ सारी लगा दी है। सही। वो मेरे पीछे ही पड़े रहे, और एक सीनियर आर्टिस्ट और थे वहां पे। उन्होंने कहा यार दे दो। हाँ। और वो पेंटिंग मेरी एग्जीबिशन की इनॉग्रेशन होने से पहले ही खरीद के चले गए। वाह। और वहां पे बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज आए। एक बहुत बड़े आदमी आए, उनके साथ कोई और था, मैं पहचानता नहीं था उनको। उन्होंने मेरी एग्जीबिशन घूमी, 4-6 पेंटिंग्स पसंद करी। वो नंबर सीरियल नंबर थी, तो उन्होंने, उनका जो पीए था उसने आके कहा जी ये पेंटिंग्स हैं, ये राजा जी लेना चाहते हैं, तो आप इसकी प्राइस बताओ। मैंने उसको प्राइस बताई, उसने टोटल किया और चेक काट दिया, चेक काट के रख दिया। तो वो सर आए, हिज हाइनेस, तो उन्होंने उस पर साइन किया और मुझे चेक दे दिया। ओके। थैंक यू बोला। तो थोड़ी देर में वो और घूम के फिर आए, कह रहे मैं चाह रहा हूँ कि आज रात आप हमारे घर डिनर करें। वाह। मैंने कहा जी हमारी आज लास्ट डे ऑफ एग्जीबिशन है, हाँ, हाँ, और हम मुझे यहाँ से पैकिंग शुरू करनी है क्योंकि कल किसी और को लगानी है। बिल्कुल। तो मैं 10-11 बज जाएंगे रात को। कहते कोई फिक्र नहीं है, मेरी गाड़ी आपके यहाँ नीचे खड़ी होगी, आप जितने बजे फ्री हो आप हमारे घर आ जाइए। मैं कहा जी मुझे फिर वहां से जाके अपना चेंज भी करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, फिर आऊंगा तो इट विल बी वेरी वेरी लेट। कहते कोई फिक्र ही नहीं है, हाँ। दिस इज माई रिक्वेस्ट एंड दिस इज माई ऑर्डर। मैं और पुनीता हम्बल हो गए बहुत ज्यादा, अब क्या कर सकते। कौन तो थे? फिर मैंने प्रदोष, वहां पे जो चित्रकूट गैलरी का ओनर है, जी। वो बहुत अच्छा दोस्त बन गया, तो उसने हमें कैलकाटा घुमाया और वहाँ शांति निकेतन भी लेके गया। अब ओके। जो उसके साथ एक्सपीरियंसेस किए वो फिर कभी आपसे शेयर करूंगा। हाँ, हाँ। और फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट करी कि यार ऐसे ऐसे राजा जी चाहते हैं, तो आप क्या मेरी अपने आदमी भेज के पैकिंग में मदद कर दोगे ओके। और बाद में ट्रेन में अपलोड करा के चंडीगढ़ भेज दोगे? तो उसने बड़ी अच्छी दोस्ती दिखाते हुए उसने वो मेरी मदद करी।
तो हम 8:30 पौने 9 बजे वहां से निकले, जहां हम ठहरे थे गेस्ट हाउस में, वहां जाके चेंज किया, और 9:30 पौने 10 बजे के करीब हम उनके घर मेफेयर गार्डन में पहुंचे। ओके। Govind, believe me, the whole family was standing at the gate, वाओ। and they were king or Raja of one of the states in India, तो ancestral. और मेफेयर गार्डन में बहुत बड़ा घर था उनका। ओके। जब हम उनके घर के अंदर गए तो सारा फर्नीचर शायद रोजवुड का था, जो जापान से आया था। वाओ। और उस घर के अंदर 1000 साल पुरानी पतरी वाली पेंटिंग्स भी लगी हुई, ओके। रामायण और महाभारत के टाइम के सब थे। और इतनी अच्छी पेंटिंग कलेक्शन थी, और मुझे इतना अच्छा लगा कि जिस आदमी के पास इतनी अच्छी पेंटिंग की कलेक्शन है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यू नेम एन आर्टिस्ट एंड प्रोबेबली ही हैड, उस कलेक्शन में मेरी 4 या 6 पेंटिंग और जुड़ गई, और वाओ। मेरी पेंटिंग के साथ रही। फिर गुनीता की पेंटिंग भी उस एग्जीबिशन में थी। वहाँ एक मिस्टर अग्रवाल कलेक्टर हैं कलकत्ता में, ओके। गुनीता 4 पेंटिंग उन्होंने ली। एक लेडी आई घूमते हुए, उसने कहा मुझे अपने हस्बैंड को 50th वेडिंग एनिवर्सरी पे गिफ्ट देना है, तो ये वाली पेंटिंग देना चाहती हूँ। ओके। तो इस तरह से लोग वहाँ पेंटिंग खरीदते थे, और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने 14-15 से शायद उससे थोड़ी ज्यादा पेंटिंग वहाँ पे लोगों ने ली। एक फैमिली बच्चे के साथ घूमते आई, उन्होंने एक बड़ी पेंटिंग ली। वाओ। तो दैट वाज अलग ब्यूटीफुल ही एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। और दूसरा एक चीज है ना, जब आर्टिस्ट ऐसे एग्जीबिशन में होते हैं और उनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, मतलब इस तरह से सपोर्ट मिलता है, तो और एनर्जी आ जाती है। ये चीजें आज के दौर में थोड़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा, और उस समय एक सपोर्ट बहुत अच्छा होता था इस तरह से। हाँ, और मैं उस सिटी में किसी को नहीं जानता था, वही। मैंने किसी को इनवाइट नहीं भेजा था। हाँ हाँ। तो सभी लोग अपने आप, वो बिरला एकेडमी की वजह से जो विजिटर्स आते हैं Not सब। only that, the local press probably gave some review after my inauguration. ओके। And I had gone to the गढ़ी there, हम्म। जो गढ़ी जैसा उनका वहां पे, और मैंने आर्टिस्ट को बोला था कि मैं एग्जीबिशन लगा रहा हूँ, आप आ सके तो जरूर आइएगा। ओके। तो there was no first introduction to those artists, but all those artists came, and they came in blocks, ओके। and they saw, and then they spread the word कि यहाँ पे एक अलग तरह की एग्जीबिशन लगी हुई है, ये इस तरह का काम हमने पहले नहीं देखा। ओके। कंप्यूटर पेंटिंग वाज न्यू, बिल्कुल। and probably I was the first one in India to do a solo exhibition of computer paintings, that too 42 in number ever. हाँ, नहीं तो लोगों को झिझक होती है ना कि हम नया कर रहे हैं, हाँ करें कि नहीं करें। हाँ। हमें वो कॉन्फिडेंस आते आते पता चला 10 साल और निकल गए। लकीली मेरे में तैयारी हो ना हो, कॉन्फिडेंस पूरा रहता है। सही। हाँ। नहीं, किसी चीज को ना आपका नहीं करता। फिर उसके बाद हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है, हम उसके साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रेजेंटेशन है और इस प्रेजेंटेशन के साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो ये इस इमेज के बारे में हम जानना चाहेंगे, ये कब की है? गोविंद, ये जब मैं 4 साल का था, तब एक स्टूडियो में जाके मेरे पेरेंट्स ने मेरा फोटोग्राफ करवाया था। ओके। और आजकल तो बच्चों के पैदा होने के वक्त से लेकर एक स्टूडियो फोटोग्राफ्स ली जाती हैं ऑन देयर एवरी मंथ ग्रोथ। जैसे अभी मेरा बेटी का बेटा हुआ है कनाडा में, तो उसकी 11 डे से लेकर ऑन एवरी 13th of the month, he's 13th November born, there is a family portraits done, and a collection is being made of the memories of every month, and it will be done till first year, and later on probably they'll continue on whatever process they follow. This is my school time photograph of 10th class in DAV College, Lahore, Chandigarh Sector 8, with my principal and other all classmates. मैंने इन सब क्लासमेट्स को अपने साथ जोड़ा है। मैंने एफर्ट शुरू करी 2010 के करीब। मैंने इन सब को इनवाइट किया और चंडीगढ़ में एक रीयूनियन पार्टी रखी। इन सारे बच्चों में से 54 children came in that party. Wow. And that group on WhatsApp now is continuing, and most of the people meet frequently where they are. We just had a party in October at my farm on 29th October, where 12 living in Chandigarh all came with their wife. Okay. अच्छा लगता है एक साथ कैसे मिलना। और
दिस इज अ सेल्फ कंपैरिजन कि मैं पहले कैसा लगता था एट द एज ऑफ 21-22 एंड नाउ एट द एज ऑफ 60-61 में कैसा लगता हूँ. This is of my marriage. Gunita and my youngest cousin is sitting in the center. Now he lives in US and has 2 children. Okay. This is 22nd November 1986. Okay. इसमें पिछली फोटोग्राफ में अगर आओगे तो एक हिस्टोरिकल चीज बताऊंगा तुम्हें कि ये जो मुकुट मैंने पहना हुआ है नीचे जिसकी झालर नजर आ रही है सिल्वर कलर की, ये सारा मुकुट सिल्वर का है. Okay. 3 foot and it's very heavy. और ये हमारा फैमिली ओन्ड मुकुट है जो जनरेशन से चलता आ रहा है. Okay. और ये मेरे पिता माय फादर के जो ताया जी थे, मेरे ग्रैंडफादर के बड़े भाई, उनकी फैमिली के पास है और उनसे सब ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग हम लेके यूज करते हैं. Okay. तो 5-6 जनरेशन से ज्यादा हो गया इसको हम यूज करते हैं. Okay. अच्छा, ये जो इसमें आप क्या ट्रेनिंग देते हैं मैनेजमेंट के बारे में? ये पर्टिकुलरली मैनेजमेंट तो नहीं है लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन की है. यहाँ पे पैक के स्टूडेंट्स जो बीटेक और एमटेक के स्टूडेंट्स हैं उनको हम ट्रेन कर रहे हैं कैंपस टू कॉर्पोरेट, कि जब आप कैंपस में होते हैं तो आप किस तरह से अपनी पढ़ाई करते हैं और जब आप कॉर्पोरेट में जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है और आप अपने आप को कैसे वैल्यू एडिशन में हेल्प कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि आपका कैरियर लंबा और अच्छा चले. ओके. हमने ये देखा है कि जो बच्चे हमसे ट्रेनिंग लेके जाते हैं, मैं एमबीए के बच्चों की समर ट्रेनिंग वगैरह भी देता हूँ, तो उनका कैरियर उनके बाकी क्लास फेलोज से ज्यादा बेटर रह रहा है पिछले 10-12 साल से. ओके. वो जुड़ते हैं वापस में बाद में आपसे? हाँ, जुड़ते हैं, कभी ना कभी बात करते हैं. ओके. और कुछ तो कांटेक्ट में रहते हैं. जैसे मेरे साथ अभी एक लड़की है कल्पना, वो बीएससी में सेकेंड ईयर में जुड़ी थी मेरे साथ समर्पित के थ्रू, वो भी चैरिटी और एनजीओ में. फिर उसने एमएससी केमिस्ट्री करी, फिर वो कोविड आया, फिर उसने मेरे पास आके जॉब करी मैनेजमेंट में. 5-6 महीने मेरे पास उसने लगाए, एनालिटिकल एबिलिटी और प्रोसेस को समझा. देन शी वांटेड टू डू पीएचडी. उसने अपना जेआरएफ क्लियर किया हुआ था. तो उसने हेल्प लेके चिट्ठी लिखी एक प्रोफेसर को आईआईटी में रोपड़ में, और उस लेटर पे उस प्रोफेसर ने उसे इनवाइट किया, इंटरव्यू ली और फिर उसको सिलेक्ट करके पीएचडी ज्वाइन कराई. तो उसको 40,000 रुपए के करीब स्कॉलरशिप मिलता था. फिर उसने एक प्रोजेक्ट किया बैटरीज के ऊपर कुछ, उसमें भी उसने मेरी हेल्प ली, ऑल्दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री. तो मैंने उसको बताया कि कैसे प्रेजेंटेशन और कैसे इसको डिस्प्ले करना या कैसे इस पे प्रेजेंटेशन देनी है. तो वो उसने वो मेरे से गाइडेंस ली और उसने जमशेदपुर में कोई कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे उसको प्रेजेंट किया. उसके बाद उसको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला. वहां पे टाटा ने 50,000 रुपीज उसकी स्कॉलरशिप मिलती है. तो शी हैज ऑलरेडी, उसने 3 साल के करीब अब हो गए उसको पीएचडी करते हुए, और इसके बाद वो पोस्ट पीएचडी डॉक्टरेट करने के लिए बाहर जाना चाहती है. तो अब उसने वो सही कैसे अपना प्रेजेंटेशन देनी है अपने सीवी की और अपनी अचीवमेंट्स की. तो एक कंटिन्यूअस गाइडेंस लेती रहती है एंड वी आर इन टच रेगुलरली ओवर फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंस या कभी फिजिकली वो जब चंडीगढ़ आती है. ओके. इस तरह अच्छा, से ये समर्पित के थ्रू हुआ था. ओके. तो आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में फोटो दिखा रहे हो, ये समर्पित की हम चंडीगढ़ में किशनगढ़ लेक के पीछे एक गांव है, वहां पे एक पुराना स्कूल था, उनके बच्चों को अवार्ड देने के लिए गए थे उनके एनुअल फंक्शन पे, और अप्रिशिएट किया. बच्चों ने प्रोग्राम्स किए. और ये जो 2 छोटी लड़कियां और उनके पीछे व्हाइट शर्ट में देख रहे हो सामा जी, वो अब 92 इयर्स के हैं. इस फोटोग्राफ में शायद 87-88 इयर्स के रहे होंगे. ओके. एक्टिव है और ब्रिज खेलते हैं और अभी भी फुली एक्टिव है एट द एज ऑफ 92. ओके. अच्छा, ये तो बहुत है. इस किताब के बारे में भी हम जानना चाहेंगे. ये हमारी किताब है कंटेम्परेरी आर्ट नॉर्थ इंडिया. इसमें मैं आपको बता दूं, पहले मैं खड़ा हूँ, फिर गुनीता है, फिर समीर माथुर जी हैं, ये चीफ सेक्रेटरी थे हरियाणा के. ये मेरी पहली एग्जीबिशन में आए थे समीर माथुर जी, जब मैंने 42 पेंटिंग्स की एग्जीबिशन, मुझे मिलने के लिए कहा, हम मिले और हम बहुत अच्छे दोस्त बने. और ये स्पेशली चंडीगढ़ से दिल्ली आए थे बुक लॉन्च के लिए. इनको हमने अपना मास्टर ऑफ सेरेमनी की रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि जो हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर करण सिंह बहुत सीनियर
मेंबर हैं पार्लियामेंट के, शायद शुरू से हैं, जम्मू एंड कश्मीर के राजा हैं, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, इंडियन कल्चरल सोसाइटी के लाइफ टाइम प्रेसिडेंट हैं शायद। और ये साथ हैं जो ट्रिब्यून के चीफ एडिटर थे और एमपी हैं, हाँ हाँ। और उनके आगे मोनिका सिंह हैं जो हमारी दोस्त हैं और को राइटर हैं इस बुक में। ओके, तो ये बुक का आइडिया कैसे आया था कि इसके ऊपर प्लान करना है कुछ? मैम के पी आइडिया इस तरह से आया था कि नॉर्थ इंडिया के आर्टिस्ट पे कोई इतनी अच्छी किताब कभी दिखाई नहीं दी मार्केट में। जी। पीपल वर टॉकिंग ऑफ आर्ट ऑफ एवरी अदर रीजन बट नॉट ऑफ नॉर्थ इंडिया। ओके। तो ये एक आइडिया आया जिसमें हमें 3 से 3.5 साल लगे इस बुक को राइट करने के लिए। हमने नॉर्थ इंडिया के आर्टिस्ट सिलेक्ट करे जो अच्छे नोन वेल नोन सिद्धार्थ हैं, जैसे अर्पणा है, और बहुत सारे आर्टिस्ट उसमें 40-42 के करीब। वो जो एक कपल था जो 90s 30-40s में इंडिया घूमते घूमते आए और वो सिर्फ हिमालय की पेंटिंग्स बनाते थे। ओके। और उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं और वर्ल्ड वाइड बहुत एप्रिशिएट हुई है उनकी पेंटिंग, और उनका म्यूजियम है कुल्लू में। जी। जी। तो समीर ने उनके ऊपर आर्टिकल लिखा था उसको। ओके। तो हिज कंट्रीब्यूशन इज देयर एज अ राइटर आल्सो इन द बुक। नेक चंद जी का है, उसमें गुनीता ने लिखा था आर्टिकल, सिद्धार्थ है, परमजीत है, बहुत सारे आर्टिस्ट। ओके। जी। ये इसमें जो अब आप दिखा रहे हैं इसमें परमजीत जी है, मोनिका मेरे और गुनीता के साथ, और इसमें डॉक्टर करण सिंह और दुआ जी बात कर रहे हैं। और करण सिंह जी ने एक बात बोली हमें इस बुक लॉन्च में कि आपने नॉर्थ इंडिया के आर्टिस्ट लिए, जेएनके को भूल गए, एंड इनफैक्ट हम जेएनके को भूल गए। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद एक बुक आपको जेएनके के आर्टिस्ट पे लिखनी चाहिए। तो अभी हमें कोई स्पॉन्सर नहीं मिला जो हमें थोड़ा सा फंड कर सके जेएनके के ऊपर लिखने के लिए। तो अब जब वहाँ एक नई गवर्नमेंट आ गई है तो वी विल ट्राई एंड मेक एन एफर्ट टू टेक सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके। ये कहाँ का इवेंट? ये समर्पित की तरफ से एक स्कूल है जहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, 2800 बच्चे हैं, मोस्टली सारे ईडब्ल्यूएस हैं। वहाँ पे लोहड़ी का फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए मैं और समीर माथुर जी गए थे एज चीफ गेस्ट। समर्पित ने ऑर्गेनाइज किया था और समीर जी बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं। ये मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी है बद्दी में, उनके एम्प्लॉयज को टीम बिल्डिंग के ऊपर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और वो प्लानिंग के ऊपर और टीम कैसे एक साथ काम करती है सीखने के बाद अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ये भी बुक की है, इसमें जो लोग आए हुए थे फैमिली के, ये फैमिली के साथ फोटोग्राफ। और ये बुक की सेल है। अर्पणा जी ने पहली किताब खरीदी, हालांकि वो चेक उन्होंने मुझे चेक दिया, मैंने कभी इन कैश नहीं किया, वो चेक पड़ा हुआ है मेरे पास। और उससे अगले दिन दीवान मन्ना जी और 2 और आर्टिस्ट हैं चंडीगढ़ के, यहाँ चंडीगढ़ ललित कला की एनुअल आर्ट शो की इनॉग्रेशन के वक्त हम सब एग्जीबिशन देखने के बाद कुछ डिस्कशन में। ओके। हम एक टॉक दीवान मन्ना जी से भी करना चाहेंगे आपकी। जरूर, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये 26 जनवरी के दिन झंडा फहराने के लिए मुझे चीफ गेस्ट बुलाया था एक स्कूल में, उनकी प्रिंसिपल है और बच्चे हैं, और उनको हम स्कॉलरशिप के अवार्ड्स दे रहे हैं। ये एक स्कूल को पंखे चाहिए थे और उनके पास पंखे नहीं थे बच्चों की क्लास में, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2016-17 के करीब हमने ये 5 पंखे उनको दिए थे या 6। और इसके बाद हम कंटिन्यूसली कई सालों से कई अलग अलग स्कूलों में पंखे डोनेट कर चुके हैं। स्कूल में क्लासेस तो हैं पर पंखे खराब हो जाते हैं या पंखे नहीं होते हैं, आते फिर सालों लग जाते हैं या रिपेयर होते जाते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल यहाँ खड़ी है रविंदर जी, ये भी हमारे साथ कुछ 18-20 साल से जुड़ी है। ये स्कूल में प्रिंसिपल रिटायर हुई है और इन्होंने एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था हमें जो मुझे अभी भी याद है।
कि कहती कि चड्डा जी, जब भी मैं आपको फोन करती हूँ किसी भी हेल्प के लिए या किसी चीज के लिए, आपने कभी मुझे ना नहीं कहा। सही। आपने हमेशा वो चीज हमें ला के दी। तो इसका क्रेडिट मैं नेचर को ही देता हूँ कि जब भी हम किसी चीज के लिए कोई फोन आता है, तो कई बार तो हम अपनी पॉकेट से खर्च देते हैं, कई बार अपने ग्रुप में फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि सही भाई बात। ये डोनेट करने हैं, तो बताइए आप में से कौन कौन मदद कर सकता है। तो हमेशा जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा ही कंट्रीब्यूशन आ जाती है। सही। ये एक्चुअली ये है ना, ये तो बॉर्न जन्म से ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कि आपको करना है ना, हमारे पास कितने सारी चीजें हैं और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हम समाज में डोनेट करने के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग, जरूरतमंद लोग हैं, वो अपने जीवन कैसे, यहाँ पे जैसे पाठदान केंद्र चलता है जो, उसमें भी कई सारे बच्चे आते हैं शाम को पढ़ने के लिए। तो हम लोग अभी वही सोच रहे हैं कि उनको जाके कुछ एक किट दे दें, क्योंकि वो अगर हम मंथली कुछ पैसे बचा के भी हम डोनेट करेंगे ना, वो किसी के खुशियों का कारण बन सकता है वो। बिल्कुल बनता है। आपको और सपोर्ट। इसमें पंजाब में हम तो सब मिले जुले हैं, हिंदू सिख। जी। हम आए और हमारी जॉइंट फैमिलियां रही। मेरी वाइफ भी सिख फैमिली से है। और उनमें एक अच्छी बात सिखाई जाती है कि जब भी जो भी आप कमाते हो, कोशिश करो कि उसमें से दशमेश 1/10 जी। आप सोशल वर्क या डोनेट कीजिए। तो वो बचपन से ही उन लोगों को आदत पड़ जाती है। इसीलिए आप देखते हो कि गुरुद्वारों में हर वक्त लंगर रहता है, फंड्स रहते हैं, चीजें डोनेट होती हैं, अच्छी अच्छी चीजें लगती हैं। तो जो कोई भी जहाँ कहीं भी है वो कोशिश करता है 1/10 ऑफ हिज अर्निंग रेगुलरली दिया करते हैं। और मेरे फादर भी, एक उनकी हैबिट थी कि रोज जब पूजा करते थे घर में, मंदिर जो बनाया हुआ था जी। उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहते थे वहीं पे। और जब वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट हो जाती थी तो जाके गुरुद्वारा या मंदिर में डोनेट करा। ओके। वो आदत हम उस तरह से तो नहीं फॉलो कर पाए, लेकिन अपनी समर्पित में हम रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते रहते। ओके। अच्छा, ये एग्जीबिशन कहाँ की है? ये एग्जीबिशन चंडीगढ़ की है। ये जो साथ खड़े हैं ये तब वाइस चांसलर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के। और वो जो रेड बीच में पेंटिंग लगी है वो गुनीता की है। उसने एक बैंडेज सीरीज पे काम किया था जो ओके। बहुत अच्छा काम निकला था। तो हाँ, वो एग्जीबिशन में मैम गुनीता से का भी हम बहुत एक बातचीत करना चाहेंगे। श्योर। ये मेरा बेटा और गुनीता और मेरे मदर। पीछे वो जो वर्ली पेंटिंग लगी है वो भी मेरी कंप्यूटर पे बनी हुई है। ओके। और वन ऑफ द बर्थडेज हैंडवर्क जैसा लग रहा सेलिब्रेशन। है। हाँ जी। बिल्कुल हैंडवर्क लग रहा है वो, हैंडमेड। वो हैंडवर्क नहीं है, वो कंप्यूटर वर्क है। वाह, आंखों को धोखा दे दे ऐसा। ये हम मंदिर के बाद कड़ी चावल का लंगर लगाया करते रेगुलरली। उनमें से एक है ओके। फोटोग्राफ। और इसमें शायद कल्पना भी है। ओके। अ, तो ये एमसीएम की बच्चियां थी जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और हाँ। हम रेगुलरली ये लगाते हैं, कभी कभी खीर का भी लगाते हैं। ओके। तो खीर ऑर्गेनाइजेशन के लेके। और ये मैं एक कॉलेज के टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। कम्युनिकेशन के ऊपर इम्पोर्टेंट उनके लेवल पे जाके समझाना है, ना कि अपनी नॉलेज के लेवल पे उनको भी कम्युनिकेशन। यू हैव टू बी एट द रिसिप्ट। ये हमने आर्ट कैंप लगाया था हमारे फार्म हाउस पे। वहां पे डिनर कॉकटेल। फर्स्ट डे की है। पंजाब के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है कुमार अमित कुमार, जो सीएम ऑफिस में सारा कंट्रोल करते हैं। ओके। और 18-19 लोग आए थे। 5 दिन का कैंप था, बहुत मजा रहा, बहुत अच्छा काम हुआ यहाँ पे। और इसमें हमें इसकी तो अपॉर्चुनिटीज है। और इस कैंप के बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है और मैं बहुत सारे नए आर्टिस्टों से जुड़ा हूँ। कम से कम 150 इसमें गोविंद का वर्क है, हनुमान जी, जो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, जाना चाह रहे हैं। तो ये जो डायरेक्शन हाँ, मिला काम का।
मैं देख रहा हूँ तुम्हारे काम में चेंज आ रहा है। और इसमें हमने बच्चों को बुलाया था जो बीए और एमए के फाइन आर्ट्स के बच्चे हैं, टू इंटरेक्ट विद आर्टिस्ट, और वो बने सारे मील्स उनको हम सर्व करते थे। और और लोग आके जब कोई भी आर्टिस्ट के काम या उनके टेक्निक के बारे में जानते हैं, देखते हैं वो, बहुत क्योंकि फर्क मुझे पड़ता याद है मैं जब इस जो थे सीनियर आर्टिस्ट, उनको डेमोन्स्ट्रेशन, मेरे को आज भी उनके वो ऑयल कलर कैसे स्ट्रोक लेके फिर उसको घिस के एक उन्हें सरफेस बनाया, फिर उन्होंने उसमें बकरियां बनाई, तो वो आज भी मेरे को ऐसे याद करता हूँ है। कि मेरी आंखों के सामने ताजी हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल से बच्चों के अगर तुम्हें बहुत याद होगा महत्वपूर्ण है तो ये। वहां प्रभाकर ने शायद, जब वो राधा कृष्ण बना रहा था, तो उसने एक जी डेमो दी थी चारकोल से लाइव। इन अबाउट 20 मिनट्स ही मेड द होल ड्राइंग। एंड वो 20 मिनट सारे बच्चे और सारे आर्टिस्ट उसके चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस में खड़े। बिल्कुल। एंड ही न्यू व्हाट ट्रेन मेक ए रॉन्ग लाइन, व्हाटएवर ही वाज ही क्रिएटिंग फ्रॉम हिज मेमोरी, हिज हैंड वाज फ्री फ्लो। और वाकई। कविता जी और उनके हस्बैंड ने भी बड़ा अच्छा योगदान दिया। और इन ग्रुप में जो बच्चे आए थे, कल परसों अभी जेआरएफ और नेट का रिजल्ट आया है, ओके। उस लड़की ने 100% अचीव किया, प्रॉबेबली शी फर्स्ट। किसने? तो इतना फर्क पड़ा है बच्ची के इंटरेक्शन का आप सब लोगों से। ओके। ये क्लोजिंग डे की है, बहुत सारे विजिटर्स भी आए थे, बहुत सारे दोस्त आए थे, सबने एंजॉय किया, खूब हमने मस्ती करी बादशाह लगा के, और इट वाज रियल फन। और इसके बाद हमने एक और कैंप भी किया पालमपुर में विनोद जी के साथ। जी जी। और ये रात को जब हम सारे इकट्ठे बैठ के म्यूजिकल इवनिंग और गपशप और जोक सब किया करते थे, उस वक्त की फोटो है। आरपी वर्मा जी ने बहुत रौनक लगाई यहाँ। और मदन जी की एक फ्रेंड इंदिरा जो आ गई थी, जी 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 जी। उसने तो इश्क में चार चांद लगा दिया खाना के। और वो इंदिरा लाइफ टाइम के लिए हमारी अब सबकी फ्रेंड बन गई है, हमारे ग्रुप में भी है। तो कैसे नेचर ने उसको वहां भेज दिया। बिल्कुल। 15 मिनट ये के लिए वो आई थी हम सब से मिलने के लिए, और एक नहीं, 1.5 दिन वो रह होता के। है, तय होता है, बस वो उस रास्ते पे चलते हैं, हाँ, लोगों से ऐसे और मिलते वो हैं। we had such lovely time and she came with us to see an exhibition. She's a good human being. बिल्कुल। ये भी कैंप की एक फोटोग्राफ है, मेमोरी है, जिसमें बहुत सारे लोग और बच्चे हैं। ये गुनीता रिजिंदर और बाकी लोगों की एनुअल शो में गई हुई है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है इसमें कौन कौन है, बट काफी सारे ये आर्टिस्ट हैं इसमें। तो ये इमेज कहाँ की? अब वो अच्छा, जहाँ हम सारे गए थे, ये वाइब्स हम जब शोभा सिंह जी के उसमें गए थे। जी जी। हाँ, ये राजा करण सिंह पैलेस। ये तारागढ़ पैलेस की है जहाँ पे हम लोग रुके थे। वहाँ सारे आर्टिस्ट और इतने लोग थे, सबकी फोटोग्राफ है। बहुत अच्छी मेमोरीज है इसकी। और विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतने सारे और अच्छे लोगों से मिलवाया, और हम सब ने इतनी मस्ती करी वहाँ पे, और इतने अच्छे काम निकल के आए। आई रियली लव। ट्रैवलिंग कैंप का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हम दोनों चीजें अपनी जगह पे सही हैं, पर वो ट्रैवलिंग कैंप में ये है कि आपको प्रॉपर काम चाहिए, तो प्रॉपर काम आर्टिस्ट के जो आपने वहां किया, आपके फार्म हाउस पे, उस तरह का भी एक ये है, लेकिन एक समय उस तरह का चाहिए, 5 दिन या 7 दिन समय हो तो प्रॉपर काम आर्टिस्ट करता है। मैंने ऐसा देखा है कि आर्ट कैंप में जनरली आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंटल वर्क करना ज्यादा प्रेफर करता है। बिल्कुल। नए एक्सपेरिमेंटल, नई चीजें, कुछ ना कुछ नया एलिमेंट, उसको वो ढूंढने का टाइम और स्पेस और फ्रीडम मिल जाती है आर्ट कैंप में, जिसको कि हो सकता है वो बाद में जाके अपने स्टूडियो वर्क में ऐड करे। लेकिन इसमें मैं आर्टिस्ट से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि जब वो कैंप के लिए आते हैं तो उन्हें उस चीज को अप्रिशिएट काम करो, हटके भी काम करो, तो मुझे वो काम एक्सेप्ट होगा। हो सकता है उस पेंटिंग की प्राइस उतनी ज्यादा ना मिले, तो वो कैंप करने के लिए आर्टिस्ट को जो एक्सपेरिमेंटल टाइम है, उसमें मनी शुड नॉट बी अ ग्रेट कंसिडरेशन। बिल्कुल। Those 4-5 days he is giving to develop and learn new way or shifting his artwork from one to another, because continuous journey में change is very important. बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इन सब कैंपों से ना एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, and then you get to know other people, their technique, or nobody can say that I am already perfect and I don't need to learn anything. You know, everybody by experimenting is learning something new, and you see that and then you acquire that, and it gives you a platform to put up your skills for other artists to learn. मैंने ये भी देखा कि कुछ आर्ट है या सेलिब्रेट प्लेस या अकेले की, कि ताकि कोई मुझे देखे ना मैं कैसे काम करूं। बट दैट्स द रियलिटी, the more you learn. नहीं, मुझे लगता है फिर उन लोगों को स्टूडियो से बाहर नहीं निकल। हाँ, और जितना आप ज्यादा शेयर करोगे अपनी टेक्निक को, उतनी वो टेक्निक एप्रिशिएट होगी और उसकी वैल्यू बढ़ेगी।
बिल्कुल। और फिर अगर नए लोग काम करेंगे तो आपका काम अगर उस टेक्निक में बेटर है तो आपके काम की वैल्यू और बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका बिल्कुल। काम बाकियों से बेटर रहेगा। यू नो, लाइक इन ये जॉब दे होता है से ना, दैट कई लोगों को ऐसे काम करते समय आसपास डिस्टरबेंस भी नहीं चाहिए, वो एकांत में काम करते हैं सदियों से, सालों से, तो वो वो एक एक अलग चीज है। वो एक अलग चीज है। जनरली कैंप में एटमोसफेयर तो ऐसा ऐसा ही माहौल, होता है कि वहां तो लोग देखने आपको के शांति मिलती है, लिए। बिल्कुल। आपको अकेलापन भी मिलता है, बिल्कुल। और आपके पास सुबह शाम सारा 24 घंटे होते हैं। आप पे कोई बाइंडिंग नहीं होती कि आपने 5 बजे काम बंद कर देना। सही बात जैसे वर्मा जी कह रहे हैं कि मैं तो सुबह 4 बजे आके लग गया, है। मुझे अपना काम फिनिश करना है। सही। हाँ, तपंदा बोल रहे मैं तो रूम में ले गया और मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं करता गया। सही। हाँ, एक दो आर्टिस्ट तो आधा काम करके ही लेके आए थे। नहीं, ये भी होता है, ये तो मैंने कई सारे हाँ कैंप में देखा है कि उनका हाँ समय जो है ना, उनका बहुत टाइम टेकिंग वाला काम होता है, तो वो लोग हाँ। करके जो स्टूडियो में इनकम्प्लीट है वो लेके जाते हैं, वहां जाके कंप्लीट करके फिर देते तो shows their dedication and their effort to make a good painting. हैं। बिल्कुल। हाँ और ये ऐसे तो कई सारे कैंप में मैं देखा हूँ। मैं मसूरी वाले कैंप में गया था, जहाँ कुमार विकास सक्सेना जी ने, उन्होंने बोल ही दिया था कि आपके जो भी काम है वो आप आधा ये करके लेके आए, क्योंकि 3 दिन के कैंप में आप पूरे तरह से उसको दे भी नहीं सकते, और आपको प्रॉपर काम देना है। तो या फिर आप काम करो पूरे 24 घंटे या 20 घंटे लगे रहो, तो फिर आप दूसरी जगह विजिट नहीं कर सकते। तो ये अच्छा, एक ये अलग अलग तरह के जो कैंप्स हैं, जैसे ट्रैवलिंग कैंप हुआ या वर्किंग वाला कैंप हुआ, तो अच्छा एक ये है। और दूसरा, उससे प्रोत्साहन भी मिलता है ना, दूसरे लोग जैसे आपके सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जो लोग शायद आर्टिस्टों का पेंटिंग तो देखते होंगे लेकिन उनको वर्क करते हुए कभी देखा नहीं होगा, तो उससे एक अलग एटमोसफियर मिलता है। जो मेरे ऐसे दोस्त आए थे ड्यूरिंग द कैंप जिन्होंने आर्टिस्ट को काम करते हुए देखा, वो आज भी उसको याद करते हैं। वाकई वो तो मेमोरेबल डेज थे वो। ये जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो, ये शायद मैंने पहला ब्रोशर बनाया था अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन में। ओके। इनमें मेरी तीन, इस साइड में तीन नजर आ रही है हाँ हाँ। पेंटिंग। ओके। इनके, और ये चार और पेंटिंग्स हैं, जिसमें सबसे पहली है जिसमें मैंने डिपिक्ट करने की कोशिश करी है वासुदेवा कैरिंग कृष्णा थ्रू यमुना एट द टाइम ऑफ कृष्ण बर्थ। ओके। वो जो स्टोरी है। हाँ 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 हाँ, अब आपने जब बोला ना तो वो सारी चीजें क्लियर हो गई, नहीं तो वो ऐसे देख के समझ में भी नहीं आ रहा था। और ये भी कंप्यूटर पे बनी हुई है। ओके। ये सारी पेंटिंग्स कंप्यूटर पे बनी हुई है। वाह। ये इससे भी जो आगे वाली। डिफिकल्ट हाँ जी। टास्क, कंप्यूटर पे बनाना उसको, क्योंकि हाँ, हाथ से बनाना इजी होता है और अब माउस से बनाना उसको बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। मेहनत मेहनत और कंसंट्रेशन लगती है। और बिल्कुल। जो आगे वाली पेंटिंग है वो वाइट और जिसमें येलो बर्ड्स नजर आ रहे हैं, हाँ। वो है शून्य में ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में शून्य। ओके। तो ये जो इसमें जो लाइंस है, ये इफेक्ट है या फिर वो भी आपने हाथ से ड्रॉ किया? हाथ से तो ड्रॉ नहीं किया, लेकिन उसको एक इफेक्ट को कैसे यूज करना है वो एक अलग टेक्निक। ओके। दिस इज नॉट अवेलेबल लाइक दिस इन द टूल किट। हाँ हाँ। उसको कैसे आपने कैसे प्रेजेंट करना यूज, है वो आपके ऊपर है। कैसे उसको शेप देना है या कैसे करना है, वो है। चलिए आगे चलते हैं। आप आगे एक अच्छी जो स्लाइड हमने दिखा रहे थे। किया था ना। हाँ जी। हाँ हाँ ठीक है, कुछ नहीं। जी। ये मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जिसको मैं वाइट स्वेटर में खड़ा हूँ, वो सर्टिफिकेट दे रहा हूँ आफ्टर देयर समर ट्रेनिंग। ओके। मुझे, क्योंकि ये मेरी एक रेड एंड ब्लैक सीरीज की पेंटिंग है। हम्म। सब कहते थे रेड एंड ब्लैक को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने 6-8 पेंटिंग एक सीरीज बनाई थी रेड एंड ब्लैक में। और अगर आप देखोगे तो मेरे हर पेंटिंग में जो मैं पहले करता था जी। उसमें बर्ड और फुटमार्क्स हैं। ओके। तो फुटमार्क्स
जो है वो, नीचे उसके ऐसे बारे में ओके यूएसए में एक आर्ट गैलरी है, वहाँ की उसकी जो ओनर है उसने मेरी कुछ पेंटिंग देखी थी, तो उसने एक बड़ा अच्छा रिमार्क लिखा था उसमें कि इट अपीयर्स एज इफ द आर्टिस्ट इज वॉकिंग थ्रू हिज ओन पेंटिंग्स। वाह। आपने एनएफटी ट्राई किया है कभी? नहीं, क्योंकि ये डिजिटल जो पेंटिंग्स है ना, एनएफटी का आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन है। हम लोग जब भी कोई भी पेंट, पहले का मुझे लग रहा है आजकल कुछ कम हो रहा है, एनएफटी अब लोग मांगते नहीं। हाँ पर फिर भी मैं जैसे कुछ अपलोड किया ना किसी चीज में, तो आते हैं आपके एनएफटी हैं तो आप प्लीज शेयर करें। हाँ, तो तो कर फिर सकते हैं। मैंने अभी और भी, दूसरा जो मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जी जी, मैं कंप्यूटर पेंटिंग करता हूँ। जब मैंने पहली एग्जीबिशन लगाई थी तो बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट ने और कुछ वैसे आर्टिस्ट थे, उन्होंने लिखा कैन दिस बी कंसिडर्ड एज आर्ट। हम्म, और कुछ ने कहा कि अब ऐसा वक्त आ गया है चंडीगढ़ में कि आर्ट को सारे लोग यहाँ छोड़ दें और आर्ट सिर्फ वेस्ट में ही होगा। हाँ, लेकिन के 2-3 साल के बाद जितने वो सीनियर आर्टिस्ट थे जिन्होंने कमेंट करे थे, सब, उन सब ने अपनी पुरानी पेंटिंग को डिजिटल कन्वर्ट करके उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके उसको प्रिंट करा के एग्जिबिट किया। ओके, और 2010 में दिल्ली में जो IFCA है, इंडियन फेडरेशन ऑफ आर्ट या एकेडमी ऑफ आर्ट, उन्होंने पहली कंप्यूटर डिजिटल पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई। ओके, तो इंडियन सोसाइटी ने भी जो आर्ट का गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प सोसाइटीज है या फेडरेशन है या ललित कला है, उन्होंने 2010 में शुरू किया डिजिटल आर्ट को एक्सेप्ट करना। और बिल्कुल। मैं 2004 में 4 से लेकर अपनी 5-6 एग्जीबिशन तब तक सोलो लगा चुका था। तो मैं ये बात, है ना, नए चीजों को लोग एक्सेप्ट करने में समय लगाते हैं, फिर वो हाँ। कम्युनिटी वाइज जब एक्सेप्ट होता है तो वाह वाह, और बहुत पहले शुरू किया था, ऐसा होता है। आज एक उसी सीरीज में नया क्वेश्चन आया है जी, कि हाउ विल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट द पेंटिंग। बिल्कुल। Some people are saying that AI should not be allowed to enter the field of art. ओके, And उसको कोई some रोक नहीं सकता ना, कोई बाउंडेशन तो है नहीं, कहाँ तक हाँ, आप रोक सकते हैं, और वो हो भी रहा, नहीं रोक पाएंगे। नहीं रुकता है। और अगली जनरेशन उसको इजी फाइंड आउट करेगी काम करने के लिए, और उसके साथ आप अपना ब्रेन यूज करके एआई को और अच्छी तरह से यूज करके शायद और बेटर पेंटिंग बना पाएंगे। एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमारे एक परिचित हैं, वो आर्ट डायरेक्टर हैं, उनका नाम है शेखर जी। उन्होंने अभी कुछ पुराने जैसे इतिहास के जो दौर के, जैसे रामायण महाभारत के कुछ सीन उन्होंने एआई से जनरेट करके उन्होंने रखा था। उन्होंने अपना कैरेक्टर भी उसमें डाला, और वो उसमें वो सारी चीजें, मैं उनको पूछा, मैं बोला इतना अच्छा सुंदर तरीके से, क्योंकि हमने तो पेन टूल से, जब हमने ये किया फिल्म इंडस्ट्री में, तब हम पेन टूल यूज कर करके करते थे वो चीजें। तो बोले ये आजकल कुछ नहीं है, एआई जनरेटेड ऐप है, आप उसमें सिर्फ लिख के बोलो कि मुझे ऐसा सीन चाहिए, डिस्क्रिप्शन दो, वो अपने हिसाब से जनरेट करके बना के दे देता है, और जो कि 1000 गुना अच्छा है। डायरेक्टर वो देखते ही तुरंत अप्रूव कर देता है कि हाँ ऐसे ही चाहिए सेट। ये एक इसका कमर्शियल एस्पेक्ट हो गया। अब बिल्कुल। लेट अस से फॉर सेटिस्फेक्शन व्हेन यू आर मेकिंग इट, हाँ हाँ, तो बाय हैंड, and you want some ideas, so would you be able to generate ideas from AI, or would you be able to give your ideas to AI? अब ये जैसे आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये सारी कंप्यूटर पे बनी हुई है, इसमें आइडिया मेरा है, उसकी प्लेसमेंट मेरी है, उसमें कलर सिलेक्शन मेरी है जी, उस लाइन को कहाँ लेके जाना है वो मेरा चॉइस है, लेकिन इम्पैक्ट तो एक टूल से ले रहा हूँ। बिल्कुल। और वो मैंने जो नीचे पेंटिंग है जिसमें एक आर्टिस्ट खड़ा पेंटिंग बना रहा है, जी, और दूसरी तरह से देखे तो जो व्यूअर है वो क्रिटिकली देखता है एक आर्टिस्ट की पेंटिंग। बिल्कुल। तो आइडिया तो मेरा है, लास्ट वाला ये कलर्स में। बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ जी,
नीचे जो लास्ट रेड में है। लास्ट जो रेड में है, जी। डांस एंड प्रे, ओके। जिसमें ऐसे हाथ करके है। हाँ कोई। इसमें डांसर है, वो स्टेज पे इतनी डेडिकेशन से डांस कर रही है कि उसने अपने दिल निकाल के बाहर रखा। ओ। उसके लिए उसका वो जो डांस है वो प्रेयर बन गया। तो दैट इज व्हाई आई कॉल दिस पेंटिंग डांस एंड प्रेयर। ओके। वो दिल आपको दिखाई दे रहा है बाहर। ये मेरी पहली पेंटिंग है जिसमें अर्पणा जी ने मुझे 9 आउट ऑफ 10 दिए। ओके। इसमें 5 एलिमेंट्स है। अच्छा, जो आपने पेंट में बनाया था। पेंट में बनाया था, ये पेंट में बनाई थी। ओके। येलो तो को कितना सुंदर लग रहा है। बहुत एरोप्लेन। ही खूबसूरत। हाँ। एक्चुअली मेरे ख्याल से ना हम लोग जैसे कई बार करते हैं ना कि हम फाइन आर्ट्स कंप्लीट किए, तो वो एक वहां से करने के बाद हमें वो परफेक्शन, और परफेक्शन परफेक्शन के चक्कर में वो सिंप्लिसिटी जो है ना वो खो जाती है कहीं। तो कई बार बिल्कुल ऐसे ठीक बात। मुझे लगता है कि हम रैंडमली जब बच्चे लोग काम करते हैं ना, तो हमें मुझे उनसे देख के बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं कि वो कितना फ्री मैंने होती। अपने उनको रेड सूरज नहीं, उनको ब्लैक सूरज बनाना है, येलो सूरज बनाना है या ब्लू सूरज बनाना है, वो उठाए बिंदास और लगा दिया कलर। लगा लिया। उतना आप कॉन्फिडेंस और उतनी सरलता से अगर हम लोग काम कर सके ना, तो मेरे ख्याल से वो सार्थकता है। कहना, गुड पेंटिंग इज वन विच इज मेड बाय एज इफ द चाइल्ड हैज मेड। बिल्कुल। द सिंपलर द पेंटिंग, द बेटर इट इज। लाइक ये आप ऊपर वाली ब्लैक मून येलो देख रहे हो, ब्लैक पेंटिंग है, रात का वक्त है। एक सूदिंग इफेक्ट नहीं है क्या इस पेंटिंग में? बिल्कुल। बहुत सिंपल है, कुछ बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है इसमें, एंड इट गिव्स अ वेरी वेरी सूदिंग इफेक्ट। मुझे ये नीचे वाला काम कैसा लगा था पता है? पनडुब्बियां लगती हैं। पनडुब्बियां लगती है। मैं ये बताता हूँ कि बीच में आईज है। हाँ। आप कितनी भी सीढ़ियां चढ़ जाओ, सिसकी या वैसे वो साइड से स्टेप वाइज आप एक एक स्टेप लेके ऊपर जा रहे हो, वो दुनिया की निगाहें जो हमारे चारों तरफ से आपको देखती रहती है, ऑब्जर्व करती है, क्रिटिक है, वो कहते हैं ना, नजर में रहते हो आप हमेशा हमेशा उनकी। बनी रहती है। हाँ। तो ये वो कंसेप्ट था। ये रेड एंड ब्लैक सीरीज में है। सबसे ऊपर जो है इसमें है, आप स्टेज पे, दुनिया में स्टेज पे, और आपके अलग अलग चेहरे होते हैं। 2 चेहरे पीछे आप छोड़ के आए हो, तीसरे के साथ आप यहाँ स्टेज पे हो। तो जब आप इस स्टेज से जाते हो तो चेहरा मोकटा फिर बदल लेते हो, घर वालों के लिए और बाहर वालों के लिए और, स्टेज पे और, पब्लिक अपीयरेंस में और उससे नीचे जो है वो, जब सोल इज लीविंग द बॉडी एंड टेकिंग द स्टेप्स टुवर्ड्स ऑलमाइटी। अच्छा, ये वो वर्क है ना? ये वो वाली का वर्क है जो आप कह रहे हो हैंडमेड है। इसमें एक 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 लाइन मेरे हाथ से कंप्यूटर पे बनाई गई। वाह। ये जो सबसे ऊपर है, ये ब्लू, जिसमें सेंटिमेंट, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें एक चेहरा नजर आएगा आपको, जिसको मैं रॉयल ब्लड बोलता हूँ, ब्लू ब्लड। तो एक प्रिंसेस है इसमें। जो नीचे जो पेंटिंग है वो कलकत्ता में एक फैमिली ने खरीद ली थी एग्जीबिशन में। ओके। वो बर्ड वाली। हाँ, जिसमें वो ब्लैक मून और ग्लव या हैंड ब्लैक, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जा रहा इसमें एक एक चीज और भी होता है ना, जैसे पेपर में एक अलग क्वालिटी मिलती है, कैनवास पे एक अलग क्वालिटी मिलती है जब आप प्रिंट करते हैं। है जी। पेपर पे ज्यादा ग्लॉसी मिल रहा है। ओके। और और मुझे पेपर वो ज्यादा मैंने तो मैट फिनिश करवाया था कई बार, ऐसे हम डिजिटल प्रिंट बनाने के लिए अगर देते थे, तो वो मैट फिनिश में उसका एक अलग इफेक्ट आता था। जी। और कैनवास में तो एक रफनेस वो दिखता ही है कि जैसे उसका एक अलग ये आता है। ये लाइन ड्राइंग्स कब की है? ये 2006 के आसपास। ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। मेरी एक नोन है यहाँ पे,
मिसेस हाँ। वीना मल्होत्रा, शी हैज ओन स्कूल। उन्होंने बहुत मेरी सपोर्ट करी। शी बॉट 4 of my painting. दिस इज ऑल्सो इन हर कलेक्शन। ओके, ये आपके पीछे जो अभी एक पेंटिंग लगी है, ये भी डिजिटल पेंटिंग है ना? हाँ, कंप्यूटर पेंटिंग। ओके। मैं डिजिटल पेंटिंग नहीं बोलता, मैं कंप्यूटर पेंटिंग। कंप्यूटर पेंटिंग, ओके। ये जो शिवलिंग की पेंटिंग है, ये मैंने अपनी मम्मी के लिए बनाई थी। वो पूजा बहुत करती थी हाँ हाँ। शिवलिंग, और उनके मंदिर में बहुत खूबसूरत और बहुत वार्म, एनर्जेटिक। इसमें से एक फीलिंग आती है, एक वार्म मिलता है। बिल्कुल। फैंटम, हम्म। यू रिमेम्बर, हम फैंटम की कहानियां पढ़ा करते थे बचपन में। बिल्कुल। ये वही शून्य में ब्रह्मांड है। ये डुअलिटी है, हर चीज दो है। ये पेंसिल ड्राइंग है, ये थोड़ी लेट करी। ओके। हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें एक्सप्रेशन बड़ा टिपिकल आया उसमें। ये मैं फीमेल फिगर बनाना चाह रहा था तब। ओके। और ये शायद महाभारत के कुछ करेक्टर्स में पढ़ रहा था। उसमें जब भीम की शादी किसी उससे होती है, तो वो करेक्टर बनाने की कोशिश कर रहा था। ओके। ये एक फैमिली टुगेदर है। हाँ हाँ। तो यहाँ आपके प्रेजेंटेशन का समापन होता है। अच्छा, आपने वो गीता जो ट्रांसलेशन वाला आपने कुछ जिक्र किया था, मुझे याद है। मोक्ष किताब लिखी। वो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। और अंत में हम चाहेंगे कि आप जो नए स्टूडेंट हैं या विद्यार्थी हैं जिनको मैनेजमेंट से संबंधित आप लेक्चर दूसरी जगह देते हैं, और हमारे इस चैनल के माध्यम से भी आप जरूर दें, क्योंकि आर्टिस्टों को मैनेजमेंट समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि उनको एक तो काम भी करना है, मार्केटिंग भी करना है, दूसरा सोशल मीडिया व सोशली लोगों से कनेक्टिविटी भी होना है, तो उन सबको कैसे मैनेज किया जाए। ऐसा है कि आर्टिस्ट, जो इंसान एक कमर्शियल आर्टिस्ट की लाइफ जी रहा है, वो अपनी पेंटिंग बेच रहा है, बना रहा है, ही इज ऑलरेडी वेरी स्मार्ट। बिल्कुल। उसको अपने कांटेक्ट भी बनाने हैं, लिंक भी लाइव रखने हैं, नया पढ़ना भी है, क्योंकि बिना पढ़े आप नई पेंटिंग नहीं बना सकते। बिल्कुल। जो आप पढ़ोगे या एक्सपीरियंस करोगे, वही आप अपनी पेंटिंग में दोगे। तो आर्टिस्ट जब सरवाइव करने लग जाता है, तो वो स्मार्ट और मैनेजमेंट से भी हो ही जाता है। तो उनको मैनेजमेंट सिखाना, रादर उनसे मैनेजमेंट, जो सीनियर लोग हैं, जो अच्छे लेवल, उनसे सीखने की जरूरत है कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो इस तरह से अपनी लाइफ जर्नी को आगे लेते गए। बिल्कुल। तो दे मस्ट शेयर एंड वी मस्ट लर्न। तो एक सीरीज करनी चाहिए आपको सीनियर आर्टिस्ट के साथ, जहाँ पे वो बताएं कि उनको अपनी जर्नी आगे ले जाने में किन चीजों ने हेल्प करी, किन हैबिट्स ने हेल्प करी, ताकि वो नए आने वाले आर्टिस्ट उनमें से पिक करें। मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैं ये क्वेश्चन तो मेरा हर किसी से होता है, जो भी सीनियर लोग हैं ना, हम मैं उनसे पूछता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे जो कोविड के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपना आर्ट वर्क छोड़ दिया। वो अलग अलग चीजों में, अलग अलग फील्ड में चले गए। क्योंकि ऐसे होता है कि फाइन आर्ट से हर कॉलेजेस से 25-30 स्टूडेंट्स निकलते हैं, फिर बाद में वो किसी कारणवश या फाइनेंशियली सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो फील्ड छोड़ देते हैं। तो या फिर ये एक भूख जो है वो होनी चाहिए, आप लगे रहो, तभी आप अपना एक रास्ता बना सकते हैं। जैसे ये मैं जितने भी अभी तक लगभग मेरे इसमें 300 350 से अबव टॉक्स हो चुके हैं, हर किसी से मैं पूछता हूँ कि एक ऐसा मोटिवेशनल, एक ऐसी आप बात कहें जो कि नए स्टूडेंट्स या आर्ट क्रिटिक हो या आर्ट इन्वेस्टर्स हो, उनको जो मैसेज देना चाहें। क्योंकि होता तो पैसा सबके पास है, लेकिन आर्ट में हर कोई इन्वेस्ट नहीं करता, तो वो भी बहुत जरूरी है में एक बहुत बड़ी सोसाइटी में। इशू ये है कि बिल्कुल। आर्टिस्ट ने आम आदमी को ये नहीं सिखाया कि पेंटिंग को इवैल्यूएट कैसे करना है। सो द बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन विच न्यू आर्ट बायर सेज कि मुझे कैसे समझ में आएगा कि ये पेंटिंग से आप 5 लाख रुपए की है। बिल्कुल। आर्टिस्ट 5 लाख रुपए की बेच रहा है या एक्स प्राइस पे बेच रहा है, तो इसकी इतनी वैल्यू क्यों है। और अंत में हम चाहेंगे कि इस चैनल के लिए आप दो शब्द जरूर कहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी, और आपका चैनल बहुत पॉपुलर हो रहा है, और पॉपुलर हो, और आप
बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर नई नई चीजें इस चैनल के थ्रू लोगों को दिखाएं, बताएं, और लोग आपका चैनल फॉलो करें। मैं भी आपका चैनल फॉलो करता हूँ। बिल्कुल, आपके जो व्यूवर्स हैं हम चाहेंगे कि आप उनसे जरूर रिक्वेस्ट करें कि वो लोग मैं सब्सक्राइब करके जैसे बेल ही आइकॉन आइडिया, को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा, और प्लीज इस चैनल के बेल बटन को दबाएं, फॉलो करें, और इस इंटरव्यू को जरूर सुने और अपने सुझाव दें, ताकि गोविंद जी इसको कैसे बेटर करें और हम क्या नया बच्चों के लिए या और लोगों के लिए कर सकते बिल्कुल। और वीडियो के अंत में हम इतना कहना चाहेंगे कि इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मैंने उन ग्रांट के बारे में बता रखा है जो मुझे 2 बार मिला, और उसमें वो कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीजें उस प्लेलिस्ट में दिया हुआ है कि इंडिविजुअल ग्रांट पुलाक क्रैशनर फाउंडेशन के बारे में। तो उसके 2 वर्कशॉप भी मैं अभी जाके लिया प्रेजेंटेशन के जरिए। तो कभी भी किसी को भी ऐसे ये होता है कुछ कहीं अटकते हैं तो वो फोन जरूर करते हैं। तो आप लोग भी जरूर जाकर देखिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उसमें प्लेलिस्ट में सारी चीजें दी हुई हैं कि कैसे आवेदन करना है, कैसे कवर लेटर लिखना है, कैसे अपने इमेजेस को तैयार करने हैं। तो आप लोग भी अप्लाई कीजिए। और राजेश जी, आपने इतना सारा समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद।